ओके, तो फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होता है? देखो ये जो डायग्राम बना हुआ है ना, अगर हम यहाँ पे एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को रिलीज कर देते और ये ऑसिलेट करता है ना, अभी चाहे यहाँ पे कोई विस्कस लिक्विड होगा या एयर होगा, देयर विल बी सम फ्रिक्शनल फोर्सेस और वो धीरे धीरे डाई आउट कर जाएगा, है ना। बट इमेजिन करो कि अगर यहाँ पे इसको हम एक ऐसे सोर्स से अटैच कर लें जो सोर्स खुद ऑसिलेट कर रहा हो और ऑसिलेट करके इस सिस्टम को एनर्जी सप्लाई कर रहा हो। जैसे अगर आपने अपने हाथ से इस सिस्टम को होल्ड कर रखा है और अपने आप हाथ को भी आप ऑसिलेट कर रहे हो और आप अपने हाथ से इस सिस्टम पे वर्क करके एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, तो जिस फ्रीक्वेंसी से आप अपने हैंड्स को अप एंड डाउन करोगे, दैट इज़ कॉल्ड ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। सो व्हाट इज़ फोर्स्ड ऑसिलेशन, है ना। देखो एक बात आप समझो ध्यान से। देखो हम लोग डैम्पिंग को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते ना। वो तो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन एक आइडियल सिचुएशन है। तो जब भी कहीं भी कोई ऑसिलेशन होगा जिसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ होगा, तो वहाँ पे डैम्पिंग इफेक्ट तो होना ही है। तो अगर हमें एक कॉन्टिन्यूस ऑसिलेशन चाहिए और वहाँ पे डैम्पिंग है, तो वो नेचुरली डाई आउट कर जाएगा, ठीक है ना। तो फोर्स्ड ऑसिलेशन ऐसा नहीं कि हम हमारे ऊपर फोर्स किया गया है। यही तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका, कि अगर हमें किसी ऑसिलेशन को कैरी ऑन कराना है एक ऐसे एटमॉस्फेयर में जहाँ पे डैम्पिंग को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो हमें वहाँ पे उस ऑसिलेशन को फोर्स करना पड़ेगा। हमें उस ऑसिलेशन को कैरी कराने के लिए उसको उसको पीरियोडिकली एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। तो जिस सिस्टम से, जिस सोर्स से हम उस ऑसिलेटर को एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, उस ऑसिलेटिंग सिस्टम को एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, उसको हम लोग फोर्स्ड ऑसिलेटर कहते हैं, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट है बेसिकली फोर्स्ड ऑसिलेशन। सो the oscillations that occur under the action of an external periodic force are called forced oscillations, है ना। तो ड्यूरिंग फोर्स्ड ऑसिलेशंस द सिस्टम ऑसिलेट्स विद फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। ये बात बहुत ज़रूरी है समझना कि सिस्टम का नेचुरल फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, सिस्टम हमेशा एक्सटर्नल सोर्स के फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है। और आपने जब वेव मोशन पढ़ा होगा तो बहुत सारे आपने ऐसे एग्जांपल्स पढ़े होंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, सोनोमीटर वायर को आप ट्यूनिंग फॉर्क से ऑसिलेट करा सकते हो, या फिर रेजोनेंस कॉलम को आप ट्यूनिंग फॉर्क से ऑसिलेट करा सकते हो। तो वो सारे केसेस फोर्स्ड ऑसिलेशन के हैं। आपने ऑसिलेशन को फोर्स किया है ना। और वो जब तक आप उस सिस्टम को वहाँ पे यूज़ करोगे तब तक ऑसिलेशन सिस्टम में होता रहेगा। तो फोर्स्ड ऑसिलेशन बहुत डेप्थ में अपने सिलेबस में नहीं है, बस एक ओवरव्यू करना है हमें फोर्स्ड ऑसिलेशन का। तो जब हमने डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़ा था तो हमने वहाँ पे देखा था ना कि डैम्प्ड ऑसिलेशन में दो फोर्सेस लगते हैं, एक रीस्टोरिंग फोर्स होता है और दूसरा फोर्स होता है बिकॉज ऑफ डैम्पिंग। अब यहाँ पे फोर्स्ड ऑसिलेशन में एक और फोर्स इन्वॉल्व हो जाएगा, दैट विल बी द एक्सटर्नल फोर्स जो आप सिस्टम पे इम्पोज कर रहे हो, जिससे कि सिस्टम लगातार ऑसिलेट करता रहे। तो अब अपने पास में यहाँ पे आप सीधे इस इक्वेशन पे आ जाओ। दैट इज फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज डैम्पिंग फोर्स, दिस इज रीस्टोरिंग फोर्स। और अब आपने यहाँ पे एक और फोर्स इंक्लूड किया, जो आपने खुद इंक्लूड किया है, दैट इज एफ नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है ना। यहाँ पे ओमेगा क्या है? ओमेगा इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल सोर्स। अब इस सिस्टम का सोल्यूशन कुछ भी हो, ध्यान रखना, अगर सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है और सिस्टम में आपने जो एक्सटर्नल फोर्स यूज़ किया है उसको सप्लाई करने का फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, तो कुछ भी हो उस सिस्टम की जो फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा ही रहनी है। हमेशा सिस्टम ओमेगा फ्रीक्वेंसी से ही ऑसिलेट करेगा, चाहे उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो। तो अगर हम इसको रीअरेंज करें, v को डी एक्स बाई डी टी लिख ले, x को x रहने दे, तो अल्टीमेटली जो ये रिलेशन है, इसको डी एक्स बाई डी टी लिख दो, ये इस फॉर्म में आ जाएगा, है ना। जहाँ पे b बाई एम है उसको गामा लिख लिया, है ना। v को डी एक्स बाई डी टी लिख लिया, k बाई एम को नेचुरल फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर लिख लिया, है ना। आप ये देखो कि मास से डिवाइड कर दो, तो दैट इज p बाई एम। b बाई एम इज गामा, v इज डी एक्स बाई डी टी, k बाई एम का रूट होता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो उसका स्क्वायर आ गया, एंड दैट इज एफ नॉट बाई एम कॉस ओमेगा टी, ठीक है।
तो ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो कुछ इस फॉर्म में होगा, दैट इज y इक्वल टू a cos ओमेगा t माइनस फाइव। ठीक है, क्योंकि सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है ना, तो उसका जो सोल्यूशन है वो साइनसॉइडल होगा। अब यहाँ पे जो a है ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इस पे मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, तो यू हैव टू लर्न दिस एक्सप्रेशन। ठीक है ना, तो जो a होगा इसका, दैट विल बी एफ नॉट बाई एम डिवाइड बाई रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओमेगा नॉट क्या है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा क्या है? सिस्टम के ऑसिलेशन, सिस्टम पे जो हमने ऑसिलेशन फोर्स किया है, एक्सटर्नल फोर्स जो लगा है उसकी फ्रीक्वेंसी है। गामा इज डैम्पिंग कोफिशिएंट, और आप यहाँ पे देखो कि जो इक्वेशन है वहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है? ओमेगा। तो सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो वो हमेशा फोर्स ऑसिलेशन में एक्सटर्नल फोर्स के फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है। और जो tan फाई का वैल्यू आएगा दैट विल बी गामा ओमेगा ओवर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम बहुत डेप्थ में इसमें नहीं जाएंगे, है ना। तो अब हम यहाँ पे अगर एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल ले लें, उस फोर्स की फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल लें और उसके वैल्यू को हम जीरो से इंक्रीज करते जाएं, तो हाउ दैट सिस्टम विल बिहेव, है ना, वो हमें केवल एक बार देख लेना है सरफेस लेवल पे। सो डिफरेंट कंडीशंस ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन। पहला क्या है कि ओमेगा बहुत छोटा हो एंगुलर फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, इफ ओमेगा इज मच लेसर देन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो आप ये देखो कि अगर ओमेगा बहुत छोटा है, तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को वापस से रीराइट करें तो ए हो जाएगा एफ नॉट बाई एम ओवर अंडर रूट ऑफ। अब अगर ओमेगा स्क्वायर बहुत छोटा है ओमेगा नॉट स्क्वायर से, तो ये ओमेगा नॉट टू पावर 4 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओमेगा नॉट का पावर 4 है और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर का टर्म है ना। डैम्पिंग कोई बहुत लार्ज तो होता नहीं है, ठीक है ना, अंडर डैम्पिंग में। सो इस टर्म को भी हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली यहाँ पे बचेगा केवल ओमेगा नॉट टू पावर 4 का स्क्वायर रूट। सो दैट विल बी एफ नॉट बाई एम ओमेगा नॉट स्क्वायर, है ना। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ देखो कि जो इस सिस्टम के ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड होना है दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ ओमेगा, है ना। ध्यान रखना, सिस्टम अभी भी फोर्स्ड ऑसिलेटर के फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा, लेकिन जो सिस्टम के ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड होगा वो ओमेगा पे डिपेंड नहीं करेगा। दैट विल बी एफ नॉट ओवर एम ओमेगा स्क्वायर। तो सिस्टम ऑसिलेट्स विद फ्रीक्वेंसी ओमेगा बट इट्स एम्पलीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओमेगा, एंड दैट विल बी एफ नॉट बाई एम ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है ना। सेकेंड केस क्या है कि अगर ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट हो जाए। ये केस हमने बहुत बार डील किया हुआ है ना, हमें अपने दिमाग में नहीं होगी बात, वो भी कोई बात नहीं, बट हमने ये पढ़ा हुआ है पहले भी। अगर ओमेगा ओमेगा नॉट के इक्वल हो जाए तब देखो, तब क्या चेंज आएगा, है ना। इन दैट केस इस एक्सप्रेशन में आप देखो चेक करके ये क्या होगा, ओमेगा ओमेगा नॉट इक्वल हो गया तो ये टर्म ज़ीरो, है ना। इसमें देखो आप ओमेगा ओमेगा नॉट ज़ीरो इक्वल हो गया तो ये टर्म ज़ीरो हो गया, और यहाँ पे केवल ओमेगा का टर्म बचेगा। सो दिस इज एफ नॉट बाई एम, और स्क्वायर रूट हट जाएगा, दैट विल बी गामा इंटू ओमेगा। ठीक है, सो दिस इज एफ नॉट ओवर एम इंटू गामा को हम डैम्पिंग कांस्टेंट लिख सकते हैं, इंटू ओमेगा लिख लें, या अभी तो दोनों इक्वल है तो इसको अभी ओमेगा नॉट भी लिख सकते हो। ठीक है ना। तो अभी जो एम्पलीट्यूड का टर्म आ गया वो कितना हो गया, वो हो गया ए इक्वल्स एफ नॉट ओवर बी ओमेगा नॉट। ठीक है ना। अब आप देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एम ओमेगा नॉट स्क्वायर का टर्म है एम्पलीट्यूड में, और यहाँ पे केवल उसके फर्स्ट पावर का टर्म है। ठीक है ना। तो जो ओमेगा का वैल्यू है यहाँ फर्स्ट पावर के साथ में है, यहाँ पे 2 पावर के साथ में है, तो ये जो वैल्यू यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा है, इसका मतलब दिस एम्पलीट्यूड विल बी मोर देन द
इनिशियल एम्पलीट्यूड जब जब हम लेसर ओमेगा की बात कर रहे थे, तो इस पर्टिकुलर ओमेगा नॉट पे क्या होगा कि सिस्टम के ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड इससे कम ओमेगा के एम्पलीट्यूड से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और आगे हम प्रूव करेंगे कि अगर हम ओमेगा को इससे ज़्यादा बड़ा कर दें तो भी सिस्टम के ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड इससे कम हो जाएगा। मतलब ये वो कंडीशन है जिस पे सिस्टम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेगा। तो हम अगर फोर्स्ड ऑसिलेटर के जो भी एक्सटर्नल फोर्स है उसके फ्रीक्वेंसी को चूज़ करते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल, तो सिस्टम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेगा एंड दैट सिचुएशन इज कॉल्ड रेजोनेंस इन फिजिक्स, ठीक है। कि किसी भी ऑसिलेटर पे, किसी भी ऑसिलेटिंग सिस्टम पे अगर हम एक एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, एक्सटर्नल ऑसिलेशन को सुपर इम्पोज करते हैं और उस एक्सटर्नल ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो सिस्टम के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर है, तो सिस्टम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेगा। इसे ही रेजोनेंस कहा जाता है। और यहाँ पे जो ये tan फाई का टर्म है, अगर हम इसमें इन दोनों को इक्वल कर दें तो ये इट विल टेंड टूवर्ड्स इन्फिनिटी, फाई का वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगा। तो जो सिस्टम का जो डिस्प्लेसमेंट है और जो एक्सटर्नल फोर्स है देयर विल बी आउट ऑफ फेज बाई 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, एक बात तो यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट है कि अगर मैं सपोज ऐसा मान लूँ कि डैम्पिंग है ही नहीं है तो बी का टर्म जीरो हो जाएगा, तो ए क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इसका मतलब अगर डैम्पिंग नहीं है और आपने एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी को सिस्टम के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल कर दिया तो सिस्टम इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड के साथ में ऑसिलेट करने लगेगा। लेकिन प्रैक्टिकली जो डैम्पिंग होता है उसके कारण सिस्टम के ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट तो नहीं होता है, बट दैट मे बी वेरी लार्ज, है ना। तो कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे लोग बोलते हैं कि ब्रिज पे जब कोई आर्मी पास करती है तो उसको डिसऑर्डर तरीके से मूव करने के लिए बोल देते हैं, क्योंकि अगर ऑर्डर्ड मोशन हुआ, उसने मार्च पास्ट करते हुए आर्मी ने मूव किया, तो हो सकता है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट मोशन है वो ब्रिज मटेरियल के फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए और ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाए और ब्रिज कोलैप्स कर जाए। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो आपने वेव मोशन में पढ़ा होगा उस समय। ओके, सो द थर्ड केस इज इफ ओमेगा बिकम्स मच मोर देन ओमेगा नॉट, ठीक है ना। तो अब देखो कि अगर ओमेगा नॉट से बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे ओमेगा नॉट स्क्वायर का टर्म नेग्लिजिबल हो जाएगा, ठीक है। सो वी कैन राइट दिस ओमेगा टू पावर 4 प्लस गामा ओमेगा स्क्वायर। अब अगर डैम्पिंग कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना, तो हम इस एक्सप्रेशन को एफ नॉट ओवर एम ओमेगा स्क्वायर लिख लेते हैं। तो वापस से देखो, ओमेगा नॉट की जगह वापस से फिर से ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा तो और ज़्यादा हो गया और उसका और स्क्वायर भी हो गया, तो वापस से एम्पलीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। तो ओमेगा चाहे ओमेगा नॉट से कम हो या ओमेगा नॉट से ज़्यादा हो, दोनों केस में ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कम रहता है एज कंपेयर टू ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड व्हेन ओमेगा इज ओमेगा नॉट। इसीलिए हमें उस समय मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलता है एंड दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो ये जो भी हमने वेरिएशन डील किया, आप उसको अगर एक ग्राफ देख लो तो कुछ ऐसा होगा कि अगर मैं बी को फिक्स कर दूं, है ना, सपोज मैंने बी को फिक्स कर दिया डैम्पिंग कांस्टेंट को, तो जब ओमेगा नॉट कम होगा तो फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा है, ये ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा, जब वो स्मॉलर वैल्यू ओमेगा नॉट से कम है तो सिस्टम के ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कम होगा। जब ओमेगा बहुत ज़्यादा है तो भी सिस्टम के ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कम है, बट व्हेन ओमेगा इज ओमेगा नॉट देन सिस्टम ऑसिलेट्स विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस, इसीलिए हम इस फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो एक ग्राफ ये हो गया। दूसरा ग्राफ ये है कि अगर हम लोग बी को वैरी करें, ठीक है, अगर डैम्पिंग बहुत ज़्यादा है, हैविली डैम्प्ड है, तो रेजोनेंस के टाइम पे भी ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड बहुत लार्ज नहीं होगा, ठीक है। जैसे जैसे आप डैम्पिंग कांस्टेंट को कम करते जाओगे तो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा, है ना। अगर B2 B1 से कम है तो B1 के रिस्पेक्ट में रेजोनेंस में ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा ऑसिलेशन का, और अगर B3 ये है दैट इज टेंडिंग टू जीरो, मतलब डैम्पिंग है ही नहीं है, तब ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड इनफाइनाइटली लार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वेरिएशन हो गया एम्पलीट्यूड का फ्रीक्वेंसी के साथ। अब मेंस में एक क्वेश्चन आया हुआ है बहुत पहले, दैट इज वही एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। अ पार्टिकल ऑफ मास एम इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, कांस्टेंट के दे रखा है, एंड हैज नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, एन एक्सटर्नल फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू कॉस ओमेगा टी is applied to the oscillator, the time displacement of oscillation will be proportional to, है ना।
तो हमें पता है कि यहाँ पे डैम्पिंग नहीं दे रखा हुआ है, तो गामा इज़ ज़ीरो, बी इज़ ज़ीरो और गामा इज़ ज़ीरो। तो अगर बी या गामा ज़ीरो है, देन इन दैट केस आप इस एम्पलीट्यूड के फंक्शन में इस टर्म को ज़ीरो कर दो। तो जब इस टर्म को ज़ीरो कर देंगे तो हो जाएगा ए इक्वल्स एफ नॉट बाई एम ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो आपको सिर्फ इसी एक्सप्रेशन को ध्यान में रखना था और आपको इसका आंसर मिल जाएगा। दैट इज प्रोपोर्शनल पूछा गया तो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन नहीं है, तो 1/m ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। सो इट इज़ ऑल अबाउट डैम्प्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन। अब नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर का होगा उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पे सर्च कर सकते हो। थैंक यू।